ऑक्यूपेशनल लंग डिसीजन व्यवसाय संबंधी फुफ्फुसी रोग हैं जो बहुत से उद्योगों में जो कर्मचारी रहते हैं, लेबर रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, उनकी सांस के साथ वहाँ की जो उपस्थित गैस रहती हैं, धूल रहती है, वो नाक के थ्रू अंदर चले जाते हैं और फेफड़ों में चले जाते हैं, और अंदर जाके फेफड़ों में कई प्रकार की जो फाइब्रोसिस करके फेफड़ों को ख़राब कर देते हैं। वहाँ के जो व्यक्तियों में बहुत से रोग उत्पन्न हो जाते हैं जैसे जगह काम करते हैं। बहुत बार ऐसे व्यक्तियों की क्या रहता है, एक्सरे में जांच करने पे कोई चिन्ह नहीं आते, कोई समझ ही नहीं आता एक्सरे में, परंतु रोगी को कई वर्षों तक सांस के लक्षण बने ही रहते हैं। इस देश में क्या रहता है कि जो गरीबी है, गरीबी है, अज्ञानता है, और जो समुचित सुविधाओं की कमी है इस देश में, उसके कारण क्या रहता है, ऐसे रोग काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है अपने देश में। और विशेषकर जैसे कुछ जगह हैं जहाँ पर, जैसे छोटा नागपुर है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, और यहाँ पर जो खदानें हैं और खदान वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्थिति रहती है। जहाँ पर ये पत्थर की खदान है, धूल मिट्टी वगैरह ज़्यादा उड़ती है ना, कच्ची सड़कें वगैरह हैं, सड़क नहीं बनी है, तो वहाँ पर भी ये समस्या रहती है। तो ऐसी जो व्याधियों को हम लोग दो ग्रुपों में बांट देते हैं। एक रहता है कि एक तो अकार्बनिक या खनिज धूल जो रहती है, यानी ऑर्गेनिक डस्ट रहती है, वो सूंघने से आती है। इन्हें अपन लोग फुफ्फुस धूलिमेता यानी कि न्यूमोकोनियोसिस करके कहते हैं। और ऐसी व्याधियों में जो कार्बनिक व वनस्पति धूल जो रहती है, वेजिटेटिव डस्ट रहती है, वो सूंघने से होती है। तो इसे वायरस एलर्जी या जनित कोष्ठ की शोध यानी एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्यूवलाइटिस कहते हैं। अगर न्यूमोकोनियोसिस के बारे में चर्चा करें, यानी फुफ्फुस धूलिमेता लंबी अवधि तक क्या रहता है, ऐसी धूल जो बालू है या कोयला है या आसपास कहीं खुदाई वुदाई चलती रहती है पहाड़ों की, तो उनसे जो धूल आती है, उससे सूंघने से आती है, वो चली जाती है। इस प्रकार की विकृति में धूल के कण क्या है, सांस के साथ फेफड़ों में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे, और फेफड़ों में एक खराबी करके पल्मोनरी फाइब्रोसिस कर देते हैं। विभिन्न प्रकार के कणों से पैदा हुई ये फुफ्फुस जो बीमारी है, ये निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है। एक तो सिलिकोसिस है। ये बालू के जो कण हैं, बालू उड़ उड़ के आ रही है, मिट्टी उड़ उड़ के बालू जो आ रही है, चट्टानों की जो धूल है, इसमें क्या रहता है, सिलिका रहता है, सिलिका। अब ये सिलिका क्या करता है, सूंघने से आती है। चट्टान काटने या खदान में काम करने वाले या ईंट बनाने या मिट्टी के बर्तन बनाने वालों में ये बीमारी जो आती है। ये व्याधि उन लोगों में भी पाई जाती है जो व्यवसाय में लगे रहते हैं, जैसे सोने की खान है, लोहा और स्टील उद्योग है, धातु को घिसना। ऐसे लोगों को क्या रहता है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी होने की संभावना अधिक रहती है। अब सिलिको ट्यूबरक्लोसिस करके बोलते हैं। कोयला खान वालों की फुफ्फुस धूलिमेता यानी जो कोल माइनर हैं न्यूमोकोनोसिस, ये कोयला के खान में काम करने वाले व्यक्तियों को कोयले की धूल सूंघने से हो जाती है, कोल डस्ट से। इस व्याधि में श्वसन नालिकाएं चिरकारी रूप से संकुचित हो जाती हैं, फाइब्रोसिस हो गया है, जिसके कारण आगे चलकर वातस्फीति या फिर कहें कि राइट कार्डियक फेलियर यानी दिल का दौरा पड़ सकता है, खराब हो सकता है। एस्बेस्टोसिस के बारे में चर्चा करें तो इस रोग में रुग्णता है। एस्बेस्टोस के जो धागे रहते हैं, इसमें मैग्नीशियम सिलिकेट रहता है थोड़ा सा, कि सूंघने से हो जाती है। ये रोग एस्बेस्टस की खदानों में जो काम करते हैं लोग, उनको हो जाता है लोगों में। जैसे मकान बनाने वाले लोग होते हैं ना, एस्बेस्टस के तख्ते इस्तेमाल करते हैं। बिजली के सामान या ब्रेक परतें बनाने वाले उद्योगों में भी काम करने वाले लोगों में होता है। इसके अतिरिक्त आग से बचाव व इंसुलेटिंग का जो सामान होता है, बनाने वाले जो होते हैं, आग से बचाने वाले सामान बनते हैं, इंसुलेटिंग सामान बनते हैं, इन कामों में भी जो लगे लोग रहते हैं इन व्यवसायों में, तो उनको ये बीमारी हो जाती है। और कुछ व्यक्तियों में एस्बेस्टोस बॉडीज़ की भी शिकायत रहती है। बेरिलियोसिस के बारे में चर्चा करते हैं। ये रुग्णता रहती है कि बेरिलियोसिस की धूल होती है, उसको सूंघने से हो जाती है। तो मिश्र धातु उद्योग, सफ़ेद बल्ब या ट्यूब बनाने वाले जो सफ़ेद बल्ब बनाते हैं, ट्यूब बनाते हैं, ऐसे बनाने वाले उद्योगों में काम करने वाले लोगों में ये बीमारी हो जाती है। इसमें क्या रहता है, एल्वियोलर फाइब्रोसिस होती है, उसके साथ ही श्वसनपात होता है, सांस लेने में बहुत दिक्कत शुरू हो जाती है। विकृति बात करें कि क्या होता है, तो सब इन सारी की सारी चीज़ों में जो हमारे जो
लंग्स हैं। फुफ्फुस के अंदर क्या रहता है, धूलकण स्थानीय शोथ यानी लोकल इरिटेशन उत्पन्न करता है। इसके साथ ही ब्रोंकियल म्यूकस मेम्ब्रेन में तथा फुफ्फुस के लसिका ऊतकों में शोथ युक्त प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। श्वसनीय मार्ग में ज़्यादा श्लेष्मा बनने लगती है और उसके संकुचित होने के कारण कष्ट, सांस लेने में बहुत दिक्कत आने लगती है। शोथजन्य प्रक्रिया के कारण फंसे धूल कणों के चारों ओर जो ऑयडेमा रहता है यानी सोप होता है, इसके कारण एक्सरे चित्र में गोलाकार गोल गोल से धब्बे से आते हैं। अगर एक्सरे करवाएं तो पर्पल धब्बे आएंगे, दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद की अवस्था में शोफ तथा धूल कणों के कारण उत्पन्न इम्यून प्रतिक्रिया के कारण इम्यून सिस्टम की वजह से फुफ्फुसों में विस्तृत तंतुमयता होने लगती है और बाद में ये होता है कि बाद स्फीति तक बात पहुंच जाती है। तो दायां हृदयपात होना सुनिश्चित हो जाता है, नहीं हमारा राइट कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, दिल का दौरा जैसा स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो रोग लक्षण ये होते हैं कि बलगम के साथ खांसी आती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। शुरुआत में जो सांस लेने में दिक्कत आती है और धीरे धीरे इसकी गंभीरता बढ़ती चली जाती है और टेंशन होने लगती है। अब सांस लेने में और भी ज़्यादा कठिनाई शुरू हो जाती है। एक समय ऐसा आता है जब रोगी हर समय गंभीर सांस लेने के कष्ट से पीड़ित रहने लगता है और रोगी पूर्ण रूप से असमर्थ हो जाता है कि अब कुछ नहीं कर सकता। जो कोयलों की खदानों में काम कर रहे हैं यानी जिन्हें कोयला फुफ्फुस धूलिमयता हो गया है, उसमें बलगम का रंग काला निकलने लगता है, कोयला बाहर निकल रहा है, काला बलगम निकलता है। अक्सर उसमें क्या रहता है, खून के छींटे भी निकलते हैं बाहर। सिलिकोसिस, कोयला फुफ्फुस धूलिमयता तथा बेरुलोसिस के कारण बलगम में अधिक मात्रा में रक्त आता है। अत्यधिक थकावट तथा शरीर के वजन में निरंतर कमी होना इनके अन्य लक्षण होते हैं। एस्बेस्टोसिस में उंगलियों का मदगरीकरण यानी क्लम्पिंग ऑफ थम्स भी होता है। धीरे धीरे श्वसन क्षमता में काफ़ी गिरावट आ जाती है, श्वसन पात रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, सांस लेना। इस स्थिति में स्यावता भी होती है। इस ग्रुप की व्याधियों में कोई भी विशिष्ट चिन्ह तो नहीं मिलता है। सबसे पहले अवस्था में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बाद में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के साथ वात स्फीति यानी एम्फाइसेमा के निशान लगते हैं डॉक्टरों को कि ऐसा कुछ है। इसकी और बाद दाएं हृदयपात अथवा रक्ताधिक हृदयपात के निशान लगते हैं कि ऐसा हो रहा है। कोयला फुफ्फुसीय धूलिमयता कभी कभी रूमेटॉइड संधि शोथ यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ जुड़ी रहती है। देखो, रोग की पहचान हम ऐसे कर सकते हैं, किसी विशिष्ट अकार्बनिक धूल से कम 10 साल तक कम से कम बंदा वहाँ काम करता रहा है, ऐसी उसकी केस हिस्ट्री मिली है। रेडियोलॉजी, कहीं पर जो रेडियोलॉजी जैसे फेफड़े के ऊपरी भाग पर बड़ी व घनी छाया ओपेसिटी दिखाई देती है, ऐसा कोल वर्कर न्यूमोकोनिसिस में होता है। सिलिकोसिस के रोगी में हाइलर छाया बड़ी हो जाती है और एक्सेल जैसी कैल्सिफिकेशन हाइलर लिम्फ नोड्स में दिखाई देती है। एस्बेस्टोसिस में फेफड़े के निचले भाग में कुछ ओपेसिटी व छाया दिखाई देती है। रोग का परिणाम ये होता है कि सिलिका से फुफ्फुस के अंदर बहुत जल्दी फाइब्रोसिस होती है। कोल की खदान में काम करने वाले वर्कर्स में बहुत लंबे समय तक कोयले के कण सांस द्वारा फेफड़े में एकत्र हो जाने से सारे फेफड़े में फाइब्रोसिस हो जाता है। कोयला फुफ्फुस धूलिमयता में बलगम का रंग मैंने बताया काला निकलता है और एस्बेस्टोसिस से अगर हुआ है तो उसमें बलगम सुनहरा पीला निकलता है। रक्त के छींटे दोनों ही केस में मिल सकते हैं। उपचार ये है कि इस रोग में की कोई विशेष चिकित्सा नहीं है अपने पास, पर इन पर रोग लगा पाना संभव है। स्थान को हवादार बना दो, धूल कणों को समुचित निकास की व्यवस्था कर दो, काम के समय मास्क पहनो। ये सारे उपाय हैं जिससे धूल कणों का सूंघना कम किया जा सकता है। बीच बीच में एक्सरे किए जाना जरूरी है। एक्सरे चित्र में कोई भी संदेहास्पद छवि दिखते ही, कोई दिख रहा है एक्सरे में कुछ गड़बड़ दिख रही है, रोगी को कोई लक्षण नहीं भी हो मानो तब भी एक्सरे में दिख रहा है और रोगी को कोई लक्षण नहीं है, ऐसे में भी ऐसे व्यक्ति के लिए व्यवसाय को छोड़ देना जरूरी है कि अभी भी नौकरी छोड़ दे वो वहाँ की, वरना उसके लिए विकट स्थिति उत्पन्न हो सकती है। रोग के पूर्ण रूप से विकसित हो जाने पर, विशेषकर जब तंतुमयता छा चुकी होती है, कष्ट को कम करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। साथ में जुड़े अन्य रोग जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, एम्फीसीमा है, हृदयपात का जो उचित
ढंग से उपचार करना चाहिए। साथ में अगर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस भी हो तो यक्ष्मा रोधक दवाई लेनी चाहिए, उनका प्रयोग करना चाहिए। कार्बनिक या वनस्पति धूलियों का जो उत्पन्न व्याधियाँ हैं, जैसे खेतीहर फुफ्फुस है, फार्मर्स लंग, जो ये नाम से समझ आ रहा है किसानों को हो जाती है सांस की बीमारी, जो किसान करते हैं लोग। इस प्रकार की व्याधि खेतों में काम करने वाले जैसे मजदूर हैं या वहाँ खेतों में काम करने वाले लोग हैं, उनमें जो गीला पराग यानी मोल्डी है रहता है, या अनाज के जो दानों के गर्द, अनाज के दानों की जो धूल होती है जिसमें माइक्रोस्पोरा फेनाई होता है, लंबे अरसे तक सूंघने से हो जाती है। यह लंबे प्रगामी रोग हैं जिसमें आगे चलकर विस्तृत तंतुमयता हो जाती है तथा रोगी को एक एक लंबी बीमारी चिरकारी फुफ्फुसी हृदय रोग हो जाता है, दिल की बीमारी हो जाती है किसानों को। अब बेगासोसिस के बारे में चर्चा करें तो लंबे अरसे तक अगर हम लोग ईख की सिट्टी जो रहता है, ईख यानी कि अपना जो गन्ने की जो खेती करते हैं, उसमें चेपुआ रहता है, चेपुआ, उसकी जो धूल रहती है चेपुआ की या सिट्टी की धूल जो रहती है वो सूंघने के कारण हो जाती है बीमारी। चीनी उद्योग या उससे जुड़े जो लोग रहते हैं, जैसे कागज़ बना रहे हैं, गत्ता बनाते हैं, रेन बनाते हैं, आदि उद्योगों में भी जो काम करते हैं लोग, उन लोगों को भी ये रोग हो जाता है। इस व्याधि का असर इतना जो कारक रहता है वो थर्मोएक्टिनोसाइसिस जो सेककारी होता है, जो ईख की जो रहती है ना गन्ने की सिट्टी सिट्टी उसमें पाया जाता है। इस व्याधि में सूखी खांसी आती है, सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है, बलगम में खून आने लगता है बाद में, इसमें रोग लक्षण होते हैं। इस व्याधि का चिरकारी स्वरूप चिरकारी श्वसनी शोथ यानी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, विस्तृत फुफ्फुस तंतुमयता, वात स्फीति और श्वसनी विस्फार की स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। एक्सरे चित्र के चारों तरफ बूंदों जैसी छाया दिखाई देती है, एक्सरे निकालो तो बूंदों जैसे दिखते हैं, बूंद बूंद जैसे उसमें, और घनी भवन के पैच दिखाई देते हैं। बिस्नियोसोसिस के बारे में चर्चा करते हैं तो ये व्याधि लंबे अरसे तक जो कपास की खेती करते हैं, कपास की धूल सूंघने से हो जाती है। इस व्याधि में बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे मान लो उसका जो सीना है उसको भारीपन सा नज़र आता है, सांस लेने में कठिनाई होती है सांस लेने में।